हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS कॉन्सेप्ट 99। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं AIBA के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर पेपर या सेट में ज़रूर मिलेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने पिछले जो सेट हैं यानी जो जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, उनसे ये 10 क्वेश्चन उठाए हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये कंपटीशन से संबंधित अगर आप तैयारी कोई करते हैं, जैसे कि अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT यानी TGT की कर रहे हैं, PGT की कर रहे हैं या टेट की कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर कंपटीशन के यानी जो जिसका पेपर आएगा उसकी आपको जो क्वेश्चन आंसर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो प्रीवियस एग्जाम पेपर होते हैं, जो पेपर्स होंगे वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे विद आंसर, और वो भी हिंदी में, ठीक है। और वो भी हिंदी में कराए जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ मोस्टली क्वेश्चन बताए जाते हैं, जैसे कि टॉप 10 क्वेश्चन आएंगे, टॉप 45 क्वेश्चन आएंगे। और अगर लॉन्ग वीडियो में जैसे आता है तो 45 आएंगे, वरना 21, और वरना शॉर्ट वीडियो में आते हैं तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, ठीक है। और अपना कोई जो फ्रेंड वगैरह हो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो ये पहला क्वेश्चन कहता है, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण जो न्यायाधिकरण है आमतौर पर शामिल होना चाहिए, आमतौर पर यानी शामिल होना चाहिए। इसमें कहा है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण है वो आमतौर पर शामिल होना चाहिए। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि शामिल कब होना चाहिए, ये शामिल कौन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और मैं बता दूँ आपको, जो इन चारों में से जो आपको राइट आंसर लगता है उसे एक बार आप अपने माइंड में सेट करके रखना कि इसका ABCD क्या हो सकता है, ताकि जब मैं आपको आंसर बताऊँ तो आपका अगर आंसर राइट निकलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको अपनी गलती गलत होगा तो आपको गलती का भी एहसास अपना होगा कि मेरी गलती कहाँ थी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये कहता है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एकमात्र मध्यस्थ यानी जो शामिल होना चाहिए, एकमात्र मध्यस्थ शामिल होना चाहिए, 3 मध्यस्थ शामिल होना चाहिए, मध्यस्थों की कोई भी संख्या यानी कोई भी संख्या, इसकी कोई भी वो नहीं है। और यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन में, ये फोर्थ आंसर में कहता है, मध्यस्थों की कोई भी विषम संख्या यानी विषम संख्या यदि पार्टियाँ मध्यस्थों की एक सम संख्या में जारी रहती हैं तो माना जाता है कि पार्टियों ने इस आधार पर इस प्रकार के मध्यस्थ द्वारा एक समान पुरस्कार को चुनौती देने के अपने अधिकार को माफ़ कर दिया कि मध्यस्थों की संख्या भी थी। यानी कि इसमें या तो मध्यस्थों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये जो पार्टियां चुनती हैं वो वाला आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन देख लिए आपने, देख ली किस टाइप के 4 ऑप्शन हैं। तो आप इनमें से एक अपना आंसर सोच लेना, A हो सकता है, B हो सकता है, C या फिर D। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। जो मध्यस्थों की संख्या है वो विषम संख्या हो सकती है, या फिर सम संख्या हो सकती है, या फिर पार्टियों द्वारा चुनाई हुई संख्या हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक मध्यस्थता और ये सुलह अधिनियम, ये आपको सन याद रखनी है, सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत एक वैध मध्यस्थता के लिए एक शर्त मिसाल है, पक्षधरों के बीच जो पक्षपार होते हैं यानी पक्षकारों के बीच एक ठोस समझौते के संदर्भ में। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भी कि इससे आगे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और अपना राइट आंसर है उसे सोच के रखना। तो यहाँ पे पहले में कहता है मध्यस्थता समझौता को ठोस समझौते को संदर्भित करने वाला एक अलग समझौता होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट में कहता है मध्यस्थता समझौता ठोस समझौते का अखंड हो सकता है। या थर्ड में कहता है मध्यस्थता समझौते पर ये टेलिक्स या ईमेल या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7, ये ध्यान रखना 1996 की धारा 7 के तहत लिखित रूप में अलग से सहमति होनी चाहिए। या फिर डी में कहता है मध्यस्थता समझौते को उच्च न्याय पंजीकरण है, न्याय पंजीकरण एक समझौता होना चाहिए। यानी कौन सी शर्त होनी चाहिए इनमें से,
तो ए बी सी डी आप इनमें से अपना एक आंसर सोच के रखना। ए हो सकता है, बी या सी या फिर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थता समझौता ठोस समझौते का एक अखंड यानी वो एक खंड होना चाहिए। जो ठोस समझौता है उसका एक खंड होना चाहिए मध्यस्थता समझौता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि एक मध्यस्थता, इसमें जो आपको बताए जाएंगे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपने आज तक पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो खोजने से मिलती हैं, ना कि ऐसी किताबों में लिखी हुई मिलती हैं। तो यहाँ पे हम ये जो थर्ड क्वेश्चन कहता है, एक मध्यस्थता समझौते के मध्यस्थ एस, यानी मध्यस्थ का मतलब होता है एस, और इसका आगे क्वेश्चन मार्क, यानी इससे आगे क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अदालत द्वारा नियुक्त किया जाना, यानी मध्यस्थ क्या है, अदालत द्वारा नियुक्त किया जाना, या फिर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नियुक्त किया जाना, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए जिसका क्षेत्राधिकार है, और या फिर पार्टियों द्वारा निर्णय लिया जाता है। यानी मध्यस्थ यानी किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपने जैसा अभी पढ़ा था वो पार्टियां चुनती थी उन्हें, तो इसका भी जो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टियों, यानी कि डी, पार्टियों द्वारा निर्णय लिया जाता है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन कहता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत, ये आपको सन जरूर याद रखनी है, सुलह अधिनियम 1996 के तहत है। अगर यहाँ पर कोई और सन आएगा तो वो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो 1996 के तहत एक घरेलू मध्यस्थता के लिए प्रक्रिया के नियम हैं। क्या नियम हो सकते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है पार्टियों द्वारा चुना जा सकता है, धारा 18 की आवश्यकताओं के अधीन, या केवल मध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, समक्ष क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, या फिर विधि आयोग द्वारा निर्धारित की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। तो इसमें से ए बी सी डी आप एक आंसर अपना चूज करके लिखना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी या फिर डी। तो इसका मैं जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्टियों द्वारा चुना जा सकता है धारा 18 की आवश्यकताओं के अधीन। तो कौन सी धारा के तहत चुना जाएगा, धारा 18 की। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो अधिनियम 1996 है और उसमें तहत घरेलू मध्यस्थ की प्रक्रिया का नियम धारा 1896 के तहत चुना जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको पूरी तरह ध्यान रखना होगा कि इसका ये और ये पूरा एक संग। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है यहाँ ये कहता है कि एक पूर्ववादी ड्रीकी का क्या तात्पर्य है कि, यानी एक पूर्ववादी ड्रीकी का क्या तात्पर्य है, या एक पूर्ववादी ड्रीकी का तात्पर्य है कि, इससे आगे जो है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप एक अपना राइट आंसर सोच कर रख लेना। वादी अदालतों में मौजूद नहीं था और इसीलिए फरमान सादे और प्रतिवादी तर्क के आधार पर पारित किया गया। जो फरमान है वो किसके, प्रतिवादी तर्क के आधार पर प्रतिपादित किया। क्यों, वादी अदालत में मौजूद नहीं था। इसका मतलब इसमें है कि ड्रीकी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और यानी कि जो वादी है वो अदालत में मौजूद नहीं है और उसका जो फरमान है वो कैसे जारी किया जाए, उसके प्रतिवादी जो तर्क हैं, तर्क उनके द्वारा उनके आधार पर पारित किया गया। नेक्स्ट में कहता है एक समान आदेश के तहत कई अदालत यानी कई दिलों के विरुद्ध पारित किए गए एक ये ट्रिकी है, यानी कि एक समान आदेश, यानी एक ही आदेश है, कोई आए या नहीं आए, या कानून वो कहें तो सबूत हो या नहीं हो, लेकिन एक ही आदेश है हमारा कि एक समान आदेश के तहत कई दलों के विरुद्ध, यानी सामने कितने भी दल हों उन सबके विरुद्ध न्याय करना है, यानी विरुद्ध आदेश देना ही ट्रिकी है। या फिर न्यायालय में प्रतिवादी की उपस्थिति के बिना पारित किया गया ट्रिकी, यानी न्यायालय में प्रतिवादी की उपस्थिति ना हो उसके बिना जो पारित किया जाता है वो ट्रिकी है। या फिर एक प्रतिवादी के विरुद्ध एक ट्रिकी पारित की गई जब किसी मामले में प्रतिवादी हो, कई प्रतिवादी हों, तो जैसे एक प्रतिवादी के विरुद्ध कोई भी एक प्रतिवादी हो उसके विरुद्ध एक ट्रिकी पारित की गई जब किसी मामले में कई प्रतिवादी हों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप समझ गए होंगे ए बी सी डी। तो इनमें से आप अपना एक राइट आंसर सोच के रखना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ,
राइट आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक प्रतिवादी विरुद्ध एक डिक्री पारित की गई जब किसी मामले में कई प्रतिवादी हों। तो यानी कि एक प्रतिवादी के विरुद्ध किसी एक के विरुद्ध जब क्या कहते हैं कई प्रतिवादी वो शामिल हों तो फिर ये डिक्री पारित की गई। तो ये 6 क्वेश्चन में आते हैं। और अगर वीडियो को यहाँ तक देखना तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ध्यान रखना इस चैनल पे आपको कंपटीशन की तैयारी की जाती है, और अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त कंपटीशन तैयारी कर रहा हो, आप ही तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन की ओर कहता है कि सीमा अधिनियम 1963, तो आपको सन याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहता है कि सीमा अधिनियम 1963 विभिन्न प्रकार की कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम निर्धारित करता है। एक कार्यवाही के लिए जो विशेष रूप से कार्यक्रम में प्रदान नहीं किया जा सकता। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सीमा की अवधि उस दिन से 5 साल है जिस दिन से मुकदमा करने या लागू करने का अधिकार अर्जित होता है, या कोई सीमा अवधि नहीं होती, या सीमा की अवधि उस दिन से 10 वर्ष तक है जिस दिन मुकदमा करने या आवेदन करने का अधिकार अर्जित है, या सीमा की अवधि उस दिन से 3 वर्ष के लिए है जिस दिन मुकदमा करने या आवेदन करने के लिए ये उपार्जन होता है। तो ABCD आपको एक आंसर सोच के रख लेना है, और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीमा की अवधि 3 वर्ष के लिए होती है, ठीक है, उस दिन से जब उसके यानी कि आवेदन अधिकार उपार्जित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें ये कहता है कि एक अदालत अंतरिम या वार्ताकारी आदेश पारित कर सकती है। अंतरिम या वार्ताकारी, इसका मतलब एक ही है, यानी कुछ भी आ जाए आपको यही लिखना है, अगर अंतरिम आ जाए वार्ताकारी आ जाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन यानी जो एक राइट आंसर है उसको सोच के रख लेना है कि आपको कौन सा इसका राइट आंसर लगता है, A, B, C या फिर D। तो यहाँ पे पहला जो आंसर है उसमें कहता है किसी भी पक्ष को दावे या वाद या भाग से वापस ले देना चाहिए, या फिर नेक्स्ट में कहता है वाद के अंतिम निपटान तथा पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करना, या पक्षकारों को उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देना, या फिर न्यायालय को किसी भी गवाह को जांच करने की अनुमति देना ताकि वह निर्णय सुना सके। तो A, B, C या फिर D, आप इनमें से एक अपना राइट आंसर सोच के रख लेना। मैं बता देता हूँ इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बाद के अंतिम निपटान के पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और अगर आप इन क्वेश्चनों को याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पर जरूर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देखते हैं तो मैं 99 नहीं 100% कह सकता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह रट जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे आंसर के 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक घूम जाएगा कि इस क्वेश्चन का एक तरह का डायग्राम छप जाएगा और इसका आंसर एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा। और इस वीडियो को ये मैं सही में बता रहा हूँ, यानी कि खुद का एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो यहाँ पे 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक अदालत के सामने एक चेतावनी दाखिल करने का मतलब यह क्या होगा, कि यानी कि एक चेतावनी, एक अदालत है उसके सामने एक चेतावनी दाखिल करने का मतलब क्या होगा। अदालत प्रतिवादी को सूचित किए बिना एक पक्ष को मनोरंजन नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरे में कहता है न्यायालय चेतावनी दाखिल करने वाले पक्ष को सूचित किए बिना बाद में कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है, या फिर न्यायालय बिना सूचना के किसी मामले का ये जो संज्ञान ले सकता है बिना किसी सूचना दिए, या फिर न्यायालय को अनिवार्य रूप से पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। तो इनमें से आप अपना राइट आंसर सोच के रख लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, न्यायालय चेतावनी दाखिल करने वाले पक्ष को सूचित किए बिना बाद में कुछ
कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी कि इसका मतलब है उसके सामने एक चेतावनी खड़ी होगी। ठीक है, चेतावनी करने का मतलब क्या है। और हम लास्ट से एक नंबर पहले क्वेश्चन देखने यानी 9 क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये कहता है जब पार्टी एक शून्य अनुबंध रद्द कर देती है तो उसे यह अवश्य करना चाहिए क्या? रद्द अनुबंधन में निहित अपने सभी वादों को करे या रद्द किए गए अनुबंध के तहत प्राप्त किसी लाल को दूसरे पक्ष को लौटाए या फिर दूसरे पक्ष को अपनी गलती सुधारने का उचित अवसर दिया जाए या फिर अनुबंधन को रद्द करने के लिए दूसरे पक्ष को हर्जाना देना चाहिए। तो ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से आपने एक क्वेश्चन जो एक आंसर हो वो सोच के रखना। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रद्द किए गए अनुबंध के तहत प्राप्त किसी भी लाल को दूसरे पक्ष को लौटाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। और जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने पूछा था तो एक यूजर ने उसका जवाब दिया है। मैं उसका अभी नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि नाम ऐसे बताना ज़्यादा सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम बताऊं तो फिर आप कमेंट में यस लिख के और भेज देना, बस अपना ये आंसर, और उसके बाद सेकंड कमेंट में यस लिख के भेज देना। ठीक है, तो फिर मैं आपका नाम भी उसमें बता दूंगा। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान भारत में साझेदारी कानून के बारे में सबसे कम सटीक है? यानी साझेदारी के बारे में कानून सबसे कम सटीक इनमें से निम्न में से कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे ये पहले में कहता है भारत संविधान अधिनियम 1872 के प्रावधान आमतौर पर अभी भी साझेदारियों पर लागू होते हैं या फिर कभी फर्म के भागीदारियों के परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण भागीदारों के बीच अनुबंधन द्वारा किया जा सकता है या फिर निम्न ये एक फर्म न्यायवादी व्यक्ति या कानून की व्यक्ति नहीं है बल्कि कानून में व्यक्ति नहीं है बल्कि केवल व्यक्ति का संघ है। तो ये वाला जो आंसर है बिल्कुल घुमाने वाला आंसर है। और यहाँ पे कहता है फर्म के देनदारियों को व्यक्तिगत रूप से फर्म के किसी साझेदार के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। तो वो वैसे जैसे कि आप लोगों ने इसके जो MCQ हैं वो पढ़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर जो स्टूडेंट हैं उनका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बिल्कुल घुमा देने वाला क्वेश्चन है। बल्कि केवल संग बिल्कुल घुमा देने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है आपका जवाब कोई दूसरा हो, लेकिन इसमें 98% लोगों ने यही सोचा होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना। ये फर्म, इसमें कहता है कि फर्म की देनदारियों को व्यक्तिगत रूप से फर्म के किसी साझेदार को यानी साझेदार के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। ये कानून के बारे में सबसे कम सटीक बात है। ठीक है, और मैंने आपको इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं जो AIBE एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। AIBE यानी ऑल इंडियन बार काउंसिलिंग एग्जामिनेशन। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल रट लेना, और मैंने जैसे कि आपको बताया एक बार वीडियो को रिवीजन के तौर पर जरूर देखना, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब बेकार है, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर रिवीजन नहीं करेंगे। और इसमें मैंने ऐसा लगता है मुझे जहाँ तक है आपके 20 मिनट तो फास्ट करके देखना, 10 मिनट तक टाइम लगेगा आपको। वीडियो को फास्ट करना, ऊपर 3 डॉट होते हैं उस पर क्लिक करना और यहाँ पे आ जाएगा स्पीड का, आ जाएगा स्पीड में आपको 2 गुना की स्पीड पे भी 2x यानी 2x की स्पीड पे भी क्लिक कर देना, ताकि जो है आपकी जो वीडियो है वो दोगुनी रफ्तार से चलेगी और आपको जो है डायरेक्ट आंसर भी याद हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो को पूरा एक बार रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपको कम चांसेस होते हैं कि इसके आंसर याद रहें। देखिए मैं आपको डेमो के तौर पर दिखाता हूँ। अगर आप पहला वाला क्वेश्चन देखें तो इसका आपका आंसर पहला डी होगा, एकदम क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा दिमाग में। और दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे कि समझौता मध्यस्थ में क्या है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और तीसरे वाले की तरफ हम चलते हैं, तो तीसरे वाले में देखता है कि ये एक मध्यस्थ समझौता मध्यस्थ क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप रिवीजन कर देखेंगे तो आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।